Hello, dear students. Myself, Sonia Mathur, Associate Professor in Chemistry, JDB Girls College, कोटा। आज का मेरा जो लेक्चर है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और दूसरे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करे थे मेटलोमॉर्फाइरिन्स में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बाद एल्कली मेटल्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स आल्सो। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अदर इसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंगनीज, सिलिकॉन एंड फास्फोरस को डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको सल्फर से। सल्फर एक इसेंशियल एलिमेंट है क्योंकि कई प्रोटीन्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट अमीनो प्रोटीन्स जैसे सिस्टीन, मिथ्योनिन, इनमें सल्फर उपस्थित होता है। इसके अलावा विटामिन बी और कोएंजाइम बायोटीन में भी सल्फर पाया जाता है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और सल्फोनिलमाइड कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें भी सल्फर होता है, लेकिन ये देखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक सीरियस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट भी है और टॉक्सिक भी है। उसी तरह से H2S जो है वो मैमल्स को टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन देखा गया है कि क्लोराइड आयन हमारे बॉडी में आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे इसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस होते हैं सोडियम और पोटेशियम, उनको बैलेंस करने के लिए इसका एक्टिव रोल होता है। ये देखा गया कि जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें कई बार इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है क्लोराइड डेफिशिएंसी के कारण। लेकिन जो क्लोराइड आयंस हैं ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म्स में Cl2, ClO माइनस, ClO3 माइनस, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है वेनेडियम। वेनेडियम ज्यादातर नहीं पाया जाता है प्रकृति में, लेकिन ये देखा गया है कि ये कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ज्यादातर समुद्री जीव में, जैसे कि ट्यूनिकेट्स और सीक्वेरेट्स में। उसी तरह से यह मुर्गी के चूजों में और चूहों में ये बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है, जिस उसकी डेफिशिएंसी से इनमें रिड्यूस्ड ग्रोथ, इम्पेयर्ड रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ यंग, इम्पेयर्ड टूथ, बोन मेटाबॉलिज्म और फेदर डेवलपमेंट इफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा ये मैनिव डिप्रेसिव इलनेस का भी एक फैक्टर है। ऐसा जैसे कि इन समुद्री जीव और इन कुछ पशुओं के अलावा मैमल्स को ये बहुत ही विषाक्त होता है अगर इसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया जाए तो। नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम। क्रोमियम वैसे तो बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है अगर इसका सेवन हो जाए तो, लेकिन ये देखा गया है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में, इंसुलिन को रेगुलेट करने में इसका कुछ रोल होता है। और इसकी डेफिशिएंसी में, यानी कि क्रोमियम की डेफिशिएंसी में डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं इसको ग्लूकोजेड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है आयरन। आयरन हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, और ये बहुत ही इंडिपेंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट भी है जो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये एक मेजर फर्स्ट मेजर माइनर एलिमेंट है जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। कई मेटेलो एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोजनेस, ऑक्सीडेज, हाइड्रोजनेस, रिडक्टेज एक्सेट्रा में ये पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में ये पर किलोग्राम वजन में 60 मिलीग्राम के लगभग होता है। ये कहा जाता है कि 1 मिलीग्राम आयरन हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए हमारे अच्छे विकास के लिए। प्रोटीन जिनमें कि आयरन होता है, इनके दो मेजर फंक्शन होता है। पहला होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और स्टोरेज करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो
ह्यूमन बॉडी में वेरियस आयरन प्रोटीन्स होते हैं, वे हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, फेरिटिन, ट्रांसफेरिन्स, डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सीडेज एक्सेट्रा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम ले रहे हैं साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स की कैटेगरी है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। ये ज्यादातर साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व किए जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द लिविंग सेल। और ये साइटोक्रोम जो है ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं और they act as electron carrier and energy stored in the form of ATP which is used when required by the cell. नेक्स्ट लेते हैं हम फेरिटीन। फेरिटीन देखा गया है कि जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आयरन एब्सॉर्ब करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2 फेरस स्टेट। और एक ह्यूमन बॉडी में आयरन जो है 4 ग्राम के लगभग होता है, तो 3 ग्राम तो हीमोग्लोबिन और 1 ग्राम जो है वो फेरेटिन के रूप में होता है। ये स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में स्टोर की जाती है और पाई जाती है फेरेटिन, एंड दस इट सर्व्स एज रिजर्वोयर ऑफ सरप्लस आयरन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन जो है ये हमारा आयरन मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो आयरन रिलीज होता है स्टमक में, उसका एक कैरियर वाहक के रूप में काम आता है। जैसे आयरन ऑक्सीजन जैसे आयरन स्टमक में जहाँ की पीएच जो है 7 से कम होता है, वहां से ब्लड जहाँ पे पीएच 7.4 होता है, तो ये फेरस जो है फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जहाँ से इसको ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स ग्रहण कर लेते हैं। और ये ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल्स इसमें की 2 मेटल बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती बाइंडिंग एफिनिटी में। तो आयरन इन साइट्स पे बॉन्डेड हो जाता है और यहाँ से ये जो है उन इमेच्योर रेड सेल्स को जिनको कि आयरन की आवश्यकता होती है वहां पहुंचा दिया जाता है, जिससे ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू में पहुंच जाता है। ये देखा गया कि जब रेड ब्लड सेल्स की एज ज्यादा हो जाती है 16 वीक से ज्यादा, तो उनमें हीमोग्लोबिन का ब्रोकन डाउन करके आयरन को रिकवर कर दिया जाता है ट्रांसफेरिन के द्वारा, और इससे फिर बोन मैरो में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां ये फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाता है। Some other iron containing enzymes and protein are catalases, peroxidases, perodoxins, hemerin, etc. Next essential element हम ले रहे हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 मॉलिक्यूल होता है, and it is surrounded by a ring structure similar to porphyrin ring. Injections of this vitamin are used in the treatment of pernicious anemia, a deficiency disease among grazing animals strays due to lack of cobalt in the soil. Next जो है निकल। निकल porphyrin type complexes में के एंजाइम्स में कुछ में पाया जाता है, और ये पाया जाता है कि यह एक सूक्ष्म मात्रा में एक आवश्यक तत्व के रूप में जरूरी होता है किसमें, चीक्स एंड रैट्स में। नेक्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं एलिमेंट कॉपर। कॉपर जो है आयरन और जिंक के बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल होता है। इसकी जो ह्यूमन डाइट में आवश्यकता होती है वो है लगभग 5 मिलीग्राम के लगभग, और इसकी डेफिशिएंसी से कारण आयरन लिवर में स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए कॉपर का सेवन करना इसीलिए आवश्यक होता है। लेकिन ये एक्सेस मात्रा में स्पेशली फिशेस को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। एक्सेस ऑफ कॉपर मोस्टली ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन कुछ जो डिजीजेस है जैसे कि विल्सन डिजीज, इसमें एक हेरिडिटरी स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ सेलुलोप्लाज्म कॉजिंग कॉपर अक्यूमुलेशन इन द लिवर, किडनी एंड ब्रेन हो जाता है। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए पेशेंट को चिलेटिंग एजेंट जैसे कि EDTA दिया जाता है। So copper is bound to proteins in the body either as metalloproteins or as enzymes. Some example of these enzymes and blue proteins are amino oxidase,
ascorbate oxidase, cytochrome oxidase, galactooxidase, lysine oxidase, dopamine hydroxylase affects brain function, tyrosinase affects skin pigmentation, and ceruloplasmin plays a role in iron metabolism, etc. Next element जो हम ले रहे हैं वो है zinc. Zinc is the second most important. आयरन के बाद जिंक ही एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेस इसेंशियल एलिमेंट्स होता है. लगभग 200 जिंक एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई होते हैं जिन और ये देखा गया है कि ह्यूमन में 2 ग्राम ऑफ जिंक प्रेजेंट होता है. इसकी डेफिशिएंसी लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती पर लेकिन दे कंट्रीब्यूट टू फैटिग, lethargy and other symptoms. Zinc is so useful due to the following reasons. Zinc is widely available. Zinc ion is strong Lewis acid. Zinc prefers tetrahedral geometry. It has no crystal field stabilization energy. Due to D10 configuration, zinc is resistant to redox changes to biological potential. Some best known enzymes are carbonic anhydrase, carboxypeptidase, alkaline phosphate dehydrogenase, and aldolases, alcohol dehydrogenesis, etc. नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आर्सेनिक. ये देखा गया है कि आर्सेनिक जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है लेकिन इसका रोल अभी तक क्लियरली नोन नहीं है. और ये भी देखा गया है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉजेज डेथ थ्रू एंजाइम inhibition. Next element is selenium. Selenium is also essential to health क्योंकि ये enzymes और amino acids such as selenomethionine में यूटिलाइज होता है. Among other roles, selenium compounds break down peroxidase that will damage cytoplasm in cell. Unfortunately, this element shows one of the narrowest range of tolerance. Clinical deficiency sets below levels of about 0.05 ppm in food intake, but concentration over 5 pm causes chronic poisoning. Next element है ब्रोमीन. ब्रोमीन ये देखा गया है कि कुछ सर्टन एंजाइम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ट्रेस एलिमेंट. और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है मेडिसिन में एज अ सेडेटिव एंड एज एन एंटी कन्वल्सेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. यानी मिर्गी के दौरे पड़ने पर उसके लिए जो उपचार दिया जाता है एंटी कन्वल्सेंट उसमें ब्रोमीन का यूज होता है. नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम हमें पता है कि बहुत ही हैवीएस्ट एलिमेंट होता है और ग्रीन एल्गी के अलावा कुछ सभी जो ऑर्गेनिजम्स में उसमें ये एसेंशियल होता है. और कई ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि मोलिब्डेनम के ऊपर जिनकी कार्य क्षमता निर्भर करती है. मोस्ट क्रूशियल मोलिब्डेनम एंजाइम इज नाइट्रोजिनेस. और इसमें जो है the enzyme occurs in bacteria that reduces the inert dinitrogen to the of the atmosphere to the ammonium ion used in protein synthesis by plants. Some of these bacteria have a symbiotic relationship with the leguminous plants, forming nodules on the roots of the plant. ये plants के जो जड़ें हैं उस पे nodules बना देते हैं और इस तरह से inert dinitrogen को useful ammonium कंपाउंड्स में परिवर्तित कर देते हैं. आयोडीन जो है बहुत ही इसेंशियल होती है एलिमेंट्स. इसके थायराइड ग्लैंड में इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है और ये सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोन के सिंथेसिस की आवश्यकता होती है. और आयोडीन डेफिशिएंसी से क्योर करने के लिए हमारे कॉमन सॉल्ट में हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि KI इज एडेड to make the deficiency. अब नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से हमारे प्लांट्स में ये नाइट्रोजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको कन्वर्ट कर देता है और सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ये किस तरह से एटमॉस्फेयर से डाई नाइट्रोजन को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. नाइट्रेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स और यूरिया. इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. इसमें ये बैक्टीरिया होते हैं. राइजोबियम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिसमें ये मटर के पौधों के रूट्स पे नोड्यूल्स बना देते हैं और इस तरह से ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं
प्लांट्स के लिए इन नाइट्रेट्स, फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, यूरिया एक्सेट्रा, और प्लांट्स जो है इन रिटर्न इन्हें पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट मेटालोएंजाइम इज नाइट्रोजनेज व्हिच रिड्यूसेस N2 to ammonia. It is not a unique enzyme but appears to differ somewhat from species to species. Nitrogenase contains two components, a large protein containing two metals, iron and molybdenum, molybdenum iron protein or molybdoferriodoxin, and smaller one containing iron azoferridoxin. The bionic chemistry involved इस process में क्या क्या steps होते हैं? Binding of nitrogen to molybdenum iron protein, then reduction of iron protein by ferridoxin, electron transfer from reduced iron protein to molybdenum iron protein complex. This facilitates the protonation of nitrogen, and its final reduction products are ammonia and hydrogen. ये पूरा process जो है इस तरह से एक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जो पाया गया है कि वैसे तो हेबर प्रोसेस में हम हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में इसी तरह से अमोनिया सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में, लेकिन इस तरह के सिंपल नेचर प्रोसेस से हम किस तरह से एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया में, तो ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 3 लेक्चर्स में आज कंप्लीट किया है। इसमें अक्सर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है हीमोग्लोबिन पे, मायोग्लोबिन पे, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन पर, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किसी भी एलिमेंट को लेके पूछा जा सकता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और इस तरह से मैग्नीशियम का किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल करता है बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।